अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मुज़म्मिल सरवरदी के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल के साथ मैं हूं मुज़म्मिल सरवरदी। उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। नाज़रीन, मेरे साथ मौजूद हैं अब्दुल्ला हमीद गुल साहब। अस्सलाम वालेकुम अब्दुल्ला हमीद गुल साहब। वालेकुम अस्सलाम मुज़म्मिल साहब, थैंक यू वेरी मच। ईरान की नई तजावीज़ अमेरिका वाइट हाउस पहुंच गई हैं बजरिया इस्लामाबाद। आपको क्या तवक्को है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत बहुत शुक्रिया। देखें, जहाँ तक ताल्लुक है, आपको याद है कि आपकी हमारी जब पहले भी गुफ्तगू हुई थी तो उसमें एक बात बड़ी वाज़ेह थी कि पाकिस्तान ही किरदार अदा करेगा। मैं तब भी अपनी बात पे कायम था, मैं आज भी अपनी बात पे कायम हूँ और पाकिस्तान ने किरदार अदा किया। मीडिएशन का मकसद ही यही होता है कि आप साइड्स नहीं लेते, आप सिर्फ इंसाफ की बुनियाद के ऊपर बात करते हैं। मेरे सामने कुछ एक्सेसेस जो थे वो ईरान की जानिब से भी हुए, अमेरिका के तो खैर थे ही थे, लेकिन ईरान की जानिब से भी कुछ एक्सेस हुए थे जिसको ज़ाहिर है वक्त के साथ साथ उनको भी समझ आई। पाकिस्तान ने भी बात की। ठीक है कि अभी उनके जो आयतुल्ला खामेनेई साहब के साहबजादे मुज्तबा खामेनेई साहब का जो कल बयान आया उसके अंदर न्यूक्लियर और उन्होंने अपने मिसाइल प्रोग्राम का दिफा करने का बड़ा वाज़ेह इंदिया दिया है। और देखते ये है कि अब अमेरिकन जो पॉलिटिक्स है वो किस हद तक जाने के लिए तैयार है, डोनाल्ड ट्रंप साहब के हवाले से कितना वो प्रेशर लेने के लिए तैयार हैं। इंटरनेशनल प्रेशर भी बढ़ रहा है, इकोनॉमिक प्रेशर भी बढ़ रहा है, डिप्लोमेटिक प्रेशर भी उनके ऊपर बढ़ रहा है और जाहिर है मिड टर्म इलेक्शन उनके सर के ऊपर है। मल्टीपल चीजें जिसको हम माजी में कई दफा डिस्कस कर चुके हैं। तो ईरान की जानिब से जो शराइत हैं, मेरे ख्याल में वो मिनिमम न्यूक्लियर प्रोग्राम जिसके लिए वो ये कहते हैं कि हम उसको अफसूदगी जारी रखेंगे पुरअमन प्रोसेस के लिए, एनर्जी के लिए, उसके अंदर वो IAEA की मुकम्मल गारंटीज देने के लिए तैयार हैं। और साथ ही साथ जो सदर पुतिन की और जनाब डोनाल्ड ट्रंप साहब की बात हुई है 90 मिनट की, और ये एक ऐसे वक्त में सामने आई है जब हमने देखा कि जब अब्बास इराक़ची साहब का रशिया का दौरा हुआ, पुतिन साहब के साथ एक तफसीली नशिस्त उनकी हुई और उसके बाद फिर वो वापस चले गए। ये वो तमाम बातें हैं जिनको अगर हम सामने रखें तो मुझे लगता है कि ये टॉक्स कुछ हतमी की तरफ रुख करेंगी, क्योंकि जो ईरान ने अपनी तजवीज़ें हैं वो भिजवा दी नहीं है। अमेरिका इसके ऊपर बात करेगा, फिर वो पाकिस्तान से इसके ऊपर जब मजीद आगे बढ़ेंगे पाकिस्तान के जरिए, तो फिर मेरा ख्याल है कि एक टॉक का कोई माहौल बन जाएगा और फिर अमेरिकन देखें प्रेसिडेंट हो सकता है कि चाइना दौरे से पहले वो पाकिस्तान यात्रा हो के फिर चाइना चले जाएं और वहां भी खुशखबरी सुना दें और यहाँ भी मामला को तय कर दें। नहीं, पर देखें जो मुश्तबा खामनाई साहब का बयान है जिसका आपने हवाला दिया है वो तो अमेरिकन को काबिल कबूल नहीं होगा। उसमें तो डोनाल्ड ट्रंप वो वैसी शराइ तो पहले भी मुस्तरद कर चुके हैं। अगर अगर मुश्तबा खामनाई साहब का जो बयान है वही तजावीज़ हैं तो फिर तो मुझे लगता है कि ये कामयाब नहीं हो सकते, क्योंकि वो नहीं दे अमेरिकन वो मानने के लिए तैयार नहीं थे ना पहले ना अब। मेरे ख्याल में एनरिचमेंट के हवाले से तो बिल्कुल अमेरिका अमेरिका जीरो एनरिचमेंट पे खड़ा है। ये जीरो एनरिचमेंट और 440 किलोग्राम का यूरेनियम वो जो है वो वहां से जाना है। अगर ये ईरान नहीं मान रहा तो फिर तो मुज़ाकरात नहीं होंगे, फिर तो नाकाम हो जाएंगे। मुजम्मिल साहब, देखें, जहां तक ताल्लुक है, आपको पता है रेटोरिक की बुनियाद के ऊपर तो दोनों अतराफ ही चल रहा है ना मामला। और फिर खास तौर पे एक और भी मसला है कि दोनों मीडिया के अंदर जंग जीतना चाहते हैं, ये भी एक रियलिटी है। लेकिन ईरान निस्बतन मेरे ख्याल में उनके अंदर बर्दाश्त करने का मादा दूसरे ऑपोजिट पार्टी से ज्यादा है, क्योंकि ऑपोजिट पार्टी को तन्हाई का जो शिकार हो रहे हैं और जो उनको मेरे ख्याल में एक्सपोजर हो रहा है, क्योंकि रोजाना कांग्रेस के अंदर जो बातचीत हो रही है और अभी जो पीट हेगसेट की दुर्गत बनाई गई है, मेरे ख्याल में वो एक काफी हद तक आई ओपनर है। और हुकूमत के अंदर इस किस्म के बड़े स्कैंडल्स का सामने आना, तस तस बाम होना, यकीनन ये इलेक्शन कैंपेन पे बहुत बुरी तरीके से असरअंदाज होते हैं। इसलिए डोनाल्ड ट्रंप साहब जिसको कहते हैं ना कि वो कालीन के नीचे मिट्टी डालने वाली बात है, तो वो कोशिश यही करेंगे। लेकिन इस सब के बावजूद जीरो एनरिचमेंट पे तो पहले भी बात हुई थी, लेकिन तब अमेरिका ने इसको कबूल करने से इनकार कर दिया था। आपके भी कई इसके ऊपर बातचीत आई
सामने। और आपने याद होगा कि जब ये बात आई थी कि हमला क्यों किया गया, जबकि ओमान के अंदर मामला तो तय पा गए थे। तो इस वजह से उनको 2015 से पहले की जो डील थी, जो JCPO की डील थी, वो मेरे ख्याल में उससे बेहतर डील तो स्ट्राइक करना आसान नहीं है। 2 साल भी लगे थे, 160 पेजों पर एक बड़ा मुस्तनद डॉक्यूमेंट जो था वो सामने आया था। तो डील तो मोर और लेस यही है। असल में बात है फेस सेविंग की। और क्योंकि चाइना के दौरा भी है, तो चाइना के दौरे के अंदर अब तो चाइना बड़ा वाजे कह रहा है कि जी आपने तो हमें मलाक्का डायलेमा के अंदर फंसाने की कोशिश कर रहे हैं, यानी कि आपने मलाक्का को भी आप टैरिफ लगाना चाहते हैं, उधर आप वहाँ जो आपने हुर्मुज है उसको बंद करके ईरान को तो जो तेल रोक रहे हैं, लेकिन असल में आप चाइना की प्रोडक्शन हाउस को बराह रास्त नुकसान पहुंचा रहे हैं, जो कि मेरे ख्याल में सदर शी जिनपिंग इस चीज को एक्सेप्ट नहीं करेंगे। तीसरी जानिब जो है वो जाहिर है, हम ये भी जानते हैं कि वेनेजुएला पे हमला करने का भी मकसद ईरान की तेल की सप्लाई का चाइना की तेल की सप्लाई काटना थी। और फिर जो वहाँ इधर है ताइवान की साइड पे, वहां भी इशूज आपको मालूम है काफी दिन ब दिन बढ़ते जा रहे हैं। तो उधर सदर शी जिनपिंग ने, मेरे ख्याल है कि नॉर्थ कोरिया के जो सुप्रीम लीडर हैं जनाब किम जोंग उन साहब, उनको भी दावत दी गई है। अब देखना यह है कि किम जोंग उन की दावत भी वहां है, वो भी एक न्यूक्लियर मुल्क के सरबराह हैं, और खास तौर पे उनका ईरान की तरफ काफी झुकाव भी है। और अभी जो सीरियस डेवलपमेंट्स हैं वो ये हैं कि सदर मसूद पजेश्कियान से परसों बात की है जापान की वजीर आजम ने। आपको पता है कि वो बड़ी मेजोरिटी से आई हैं, हर दिल अजीज हैं और बड़ी स्ट्रॉन्ग खातून हैं, और वो अभी अमेरिकन प्रेसिडेंट से भी ड्यूरिंग द वॉर टाइम मिल के आई थी। तो मेरे ख्याल है कि ये जो शिफ्ट हो रहे हैं बहुत सारे, इसके अंदर डोनाल्ड ट्रंप साहब को भी कुछ लचक बातें दिखानी पड़ेगी, बजाय इसके कि वो सिर्फ जो लगे में है 0%। तो 0% तो वो पहले भी बात कर रहे थे, लेकिन ये 0% जो है ये उनकी ईमान के मुताबिक होता मुझे नजर आ नहीं रहा। लेकिन मुझे लग रहा है कि कोई डील बन जाएगी। अच्छा, डील आपको लगता है डील बन जाएगी, लेकिन दूसरी तरफ से देखें ना जी, वो ब्लैक ईगल मिसाइल्स आ रहे हैं, नए आयरन डोम्स आ रहे हैं। दूसरी तरफ तो जंगी तैयारियां, वो कह रहे हैं कि इस बार सेंटकॉम ने डोनाल्ड ट्रंप को ब्रीफिंग दी है कि हम एक ग्राउंड ऑपरेशन करने के लिए भी तैयार हैं आइलैंड्स तक। तो दूसरी तरफ तो लड़ाई की भरपूर तैयारी नजर आ रही है, डोनाल्ड ट्रंप सब एक्शन की तैयारियां ले रहे हैं। तो फिर डील कैसे है? पहले भी यही था कि मुज़ाकरात हो रहे थे, जंग की तैयारी हो रही थी, जंग हुई। अब भी मुज़ाकरात हो रहे हैं, जंग की तैयारी हो रही है, ज्यादा चांस तो ये है कि दोबारा जंग होगी। जी, ये देने दोनों ऑप्शन हैं। एक तो ये है कि अगर डोनाल्ड ट्रंप साहब इस जंग को, क्योंकि ये मेरे ख्याल में दोनों अतराफ पे है, सिर्फ डोनाल्ड ट्रंप जंग नहीं चाहते बल्कि शायद ईरान भी, IRGC भी जंग चाहता है। क्योंकि IRGC के अंदर जो कल उनके वाइस एडमिरल का बयान आया है, जो डिप्टी सरबराह है नेवी के, उन्होंने कहा कि अमेरिका की जगह, उनके फौजियों की जगह समुंदर की तय है। इसका मतलब है कि जो ईरानियन नेवी है वो इंटैक्ट है, जो कि खुद अब तो मगरबी जराइद भी इस बात को तस्लीम कर रहे हैं और पेंटागन भी इस पर बात कर रही है। अब जो ग्राउंड ऑपरेशन है जिसका आपने अभी जिक्र फरमाया, वो स्टिंग ऑपरेशन है, यानी कि मखसूस एक ऑपरेशन किया जाए जिसके अंदर दो बातें जो अभी तक मेरे सामने आई हैं। एक ये है कि उनकी लीडरशिप को निशाना बनाया जाए, और दूसरा जो ज्यादा अहम है वो ये है कि उनका जो न्यूक्लियर फिसाइल मटेरियल है उसको किसी तरह से उठा लिया जाए। ये दोनों चीजें मेरे ख्याल में, बल्कि दूसरा तो ऑप्शन मेरे ख्याल है बहुत मुश्किल है। पहला ऑप्शन जो है, क्योंकि आपको पता है कि वहां सिक्योरिटी कॉम्प्रोमाइज होती है, ईरान के अंदर बहुत सारे एजेंट बैठे हुए हैं जो बड़े एक्टिव हैं, और दूसरी जानिब जो मेरे ख्याल में ईरान की जानिब से भी ऑपरेशन की ख्वाहिश इसलिए है क्योंकि वो ये कहते हैं कि अगर आपने हमारा इकोनॉमिक ब्लॉकेट ज्यादा देर के लिए किया तो फिर हम आपको जो है वो नेवी को नुकसान पहुंचाएंगे। लेकिन यहाँ हमें एक बात को जरूर मलूद खातिर रखना चाहिए, और वो है USS जेराल्ड फोर्ड, जिसको खित्ते से निकाल लिया गया है रिपेयर वर्क के लिए, जिससे यकीनन फायर पार्क के अंदर एक कमी तो वाकया होगी। ग्राउंड ऑपरेशन के लिए जहां तक ये कहा जा रहा है, इसकी एक ऑप्शन दी गई है, लेकिन
मेरी इतलात ये कहती हैं कि वहां रेजिस्टेंस बहुत आई है। चेयरमैन जॉइंट चीफ जो हैं जनरल डैन केन, उन्होंने कोई इस बात को ज्यादा सपोर्ट नहीं किया। और आपको याद है कि जनरल डैन केन के मुतालिक पहले भी ये बात आई थी कि वो न्यूक्लियर कोड देने से रिलक्टेंट थे जब तहजीब से मिटाने की बातें आई थी। गो के अमेरिका ने इसको रद्द कर दिया था, लेकिन कहीं ना कहीं ये बातें सच्चाई की तरफ भी इशारा करती हैं। However, मैं ये समझता हूं कि इस टाइम पे ईरान और अमेरिका के दरमियान ये जंग अगर तवील होती है तो ज्यादा इसका जो मेरे ख्याल में पॉलिटिकल फायदा है वो ईरान को होगा, और जो उसका नुकसान पॉलिटिकल है वो अमेरिका के मौजूदा रिजीम को होगा। क्योंकि इस टाइम पे जो पार्टी के अंदर सूरत हाल बनी हुई है, पार्टी ये कह रही है कि मिड टर्म इलेक्शन की कैंपेन शुरू होने का नकारा बच चुका है, लेकिन अगर हम इसी तरह से चले और जो कीमतें जो स्काई रॉकेटिंग हाई चल रही हैं, फ्यूल की भी दीगर की भी, तो फिर उस हिसाब से इलेक्शन जीतना तो दरकिनार, मेरे ख्याल में मौजूदा पोजीशन को बरकरार रखना भी डेमोक्रेट जो रिपब्लिकन हैं उनके लिए मुश्किल हो जाएगा। लेकिन ये भी तो देखें ना, आज ईरान ने ये धमकी दी है कि अब हम पर हमला किया गया तो फिर हम ये अरब ममालिकों के शाही महलों को भी निशाना बनाएंगे। उन्होंने कहा हम इनके शाही महल उड़ा देंगे। तो ये लड़ाई तो वो ईरान, आप ठीक कह रहे हैं, ईरान तो सुलह के मूड में तो नहीं लग रहा है, ईरान तो लड़ने के मूड में लग रहा है। और वहाँ जो मुश्तबा खामनाई साहब के बयानात हैं, क्योंकि उनकी तो कोई फिजिकल प्रेजेंस मौजूद नहीं है, ना कोई वीडियो है, ना कोई ऑडियो है, ना कोई पिक्चर है, सब कहते हैं वो जनरल वहीदी के पैगामात हैं, वो मुश्तबा खामनाई के नाम पे जारी हो जाते हैं। क्योंकि मुश्तबा खामनाई कहाँ हैं, कैसे हैं, ना वीडियो है, ना ऑडियो है, ना तस्वीर है, ना उनकी मसूद पज़ेश्कियान से मुलाकात है। तो वो तो जनरल वहीदी के बयानात हैं, वो कहते हैं मुश्तबा खामनाई के नहीं है। तो फिर अब वो कहते हैं कि हमने अरबों के शाही महल उड़ाते नहीं है, तो फिर आपको डील कामयाब कैसे नजर आती है? देखिए ना, मैं यही तो बात है, क्योंकि दोनों तरफ वो एक दूसरे को जांचने की कोशिश कर रहे हैं कि क्या ये वाकई हमला कर देंगे। तो ईरान ने विल टू रेजिस्ट दिखाई है और ईरान हमला करने के मूड में नजर आ रहा है। इसलिए अमेरिका इस जंग को, क्योंकि उनको मालूम है कि हमले की सूरत में उनके इत्तहादियों का बहुत नुकसान होगा। देखिए, अमेरिका का कोई इतना नुकसान पहले भी नहीं हुआ, मार्शवाई के पैसों से हुआ, उनके जो चंद फौजी जो मारे गए वो नुकसान हुआ, उनका जो इक्विपमेंट खराब हुआ, और जाहिर है जो डिप्लोमेटिकली, पॉलिटिकली, स्ट्रेटेजिकली, मिलिटरली उनका नुकसान हुआ, ये बात मान लें। लेकिन अमलन उनके मुल्क के अंदर तो कोई चीज नहीं हुई ना। जिन डार्क ईगल का आप जिक्र कर रहे हैं, वो तकरीबन 8 के करीब टोटल मिसाइल बनाए हैं जो हाइपरसोनिक मिसाइल हैं। तो 8 मिसाइलों के साथ जहां इतने गिरे वहां 2-4 और सही। लेकिन मैं आपको गुजारिश ये करूं कि इस टाइम पे वो एक दूसरे को जज कर रहे हैं, दोनों पार्टी वो देख रही हैं कि ये कितने पानी में हैं, ये लड़ने के लिए कितने तैयार हैं, ये कितना प्रोलॉन्ग करना चाहते हैं। देखें, अभी जो बातचीत छिड़ी है कि जी कांग्रेस की तो जरूरत ही नहीं है, हमारे तो सिर्फ 40 दिन हुए थे जंग के, अभी भी हमारे पास 20 बचे हुए हैं, और फिर हमें तो जरूरत नहीं है क्योंकि जंग तो बंदी हो चुकी है, और शायद अगर वो नया दौर शुरू हो तो वो उसको फिर नए सिरे से जो है वो जंग बंद का शुरू करेंगे, और वो 60 दिन का। लेकिन इस प्रोसेस के अंदर लगता यह है कि अदालत का भी रुख किया जा सकता है। आपको याद है जब पाकिस्तान के अंदर सींग फंस गए थे सियासी सतह के ऊपर, तो फिर हालांकि यहाँ तो मल्टीपल पार्टीज थी लेकिन वहां तो सिर्फ 2 पार्टीज हैं। तो अगर जब सींग फंस जाते हैं, और जाहिर है ऑपोजिट पार्टी जो है वो भी माजी के अंदर सदारत के मनसब पे रहे हैं, कोई मामूली लोग तो है नहीं। इस वजह से मैं ये समझता हूं कि डील इसलिए होगी क्योंकि इन्होंने अपने इंटरनल मामलात को भी देखना है, एक्सटर्नल मामलात को भी देखना है, और सबसे बढ़कर यह है कि अगर प्रोलॉन्ग होती है तो अरब इत्तेहादी, खासतौर पे यूएई जिसने ओपेक भी छोड़ दिया, ओपेक प्लस भी छोड़ दिया, और उनको ये अंदाजा हो गया कि हमारी टूरिज्म इंडस्ट्री, हमारा जो हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री है, हमारी एविएशन शायद अब उस पोजीशन पे वापस ना आ सके। यही वजह थी कि कोटा सिस्टम से निकलने के लिए उन्होंने ओपेक को खैरबाद कहा। लेकिन ये याद रखें मुजम्मिल साहब कि इस टाइम पे यूएई की मुखासमत बहुत ज्यादा बढ़ चुकी है अरेबियन पेनिनसुला के अंदर, और हमें ये भूलना नहीं चाहिए कि अरब जो होते हैं वो अपना कीना दिल में दबा के रखते हैं, और अगर ईरान को कहीं जरूरत पेश आई तो यकीनन बहुत सारे अरब ममालिक ये खामोश तमाशाई नहीं
बल्कि खामोश जिसको कहते हैं ना मुआविन, वो भी साबित हो सकते हैं। वो बहुत सारे तरीके हैं, वो आप मेरे से बेहतर जानते हैं, मैं कबल अज़ वक्त कुछ नहीं कहना चाहता। इसलिए यूएई की पोजीशन बहुत वल्नरेबल है, और जो उन्होंने शाही महलों की बात कही है, तो मेरा ख्याल है कि ये काम उनके लिए कोई ज्यादा मुश्किल नहीं है। हम मादी में भी जानते हैं कि अगर अमेरिकन बेसेस उनको नहीं रोक पाए, और वहां जो कि एक 15वीं बैटरी थी आयरन डोम की, इसराइल ने जो यूएई में लगाई हुई थी, एज पर एक्सियल.com की रिपोर्ट के मुताबिक, जिसको डिनाइल नहीं किया गया अभी तक, इसका मतलब यह है कि वो बैटरी भी ज्यादा उनको प्रोटेक्ट नहीं कर पाई। और खास तौर पे कामिकाजी ड्रोन जो शाहिद हैं, वो भी एक बहुत बड़ा फैक्टर इसके अंदर रखते हैं, जिन्होंने यूएस एम्बेसी दुबई को निशाना बनाया था। तो ये तमाम वो चीजें हैं जो कि ईरान का जो मूड है, वो ये कह रहा है कि ठीक है, हम जादूगर को तो नहीं मार सकते, लेकिन जादूगर की जान जिस परिंदे के अंदर है, उस परिंदे को जरूर हम तकलीफ पहुंचा सकते हैं। नहीं, पर आप ये भी तो देखें ना, जो नेवल ब्लॉकेड है वो ईरान की ऑयल एक्सपोर्ट्स को खत्म कर रहा है, जीरो कर रहा है। और ऑयल के कुओं से आपको ड्रिलिंग करनी पड़ती है, स्टोरेज नहीं है, तो वो कहते हैं इनको कुएं बंद करने पड़ेंगे। कुएं बंद हो जाएंगे तो दोबारा उनसे तेल नहीं निकलेगा। तो इकोनॉमिक जो नेवल ब्लॉकेड है वो ईरान को इकोनॉमिकली कोलैप्स की तरफ ले जाएगा। 18 लाख रियाल का एक डॉलर हो गया है, उनकी इकोनॉमी बैठती जा रही है, कदर नीचे जाती जा रही है। तो वो नेवल ब्लॉकेड तो बहुत सारे उनके काम जो है वो पूरे कर रहा है। जी बिल्कुल। देखिए सर, बात यह है कि 9 लाख के ऊपर था, फिर वो आपको पता है जब एक हंगामी सूरत पैदा हुई दिसंबर और जनवरी 2025 26 के अंदर, दिसंबर 2025 था और फिर 26, ये 2 महीने वहां जो खलफशार पैदा हुआ, उसके अंदर फिर 11 लाख रियाल तक पहुंच गया, और अभी ये 18 लाख हो गया, और 20 लाख लोग से ज्यादा इस टाइम पे जॉबलेस भी हो गए। ये सब बातें हैं। लेकिन अगर तेल के कुएं खुश्क होंगे ड्यू टू नॉन प्रोडक्शन, तो क्या दुबई, कतर, कुवैत और बहरेन के नहीं होंगे? क्योंकि प्रोडक्शन तो वहां भी नहीं हो रही ना। बात तो यह है कि वो भी तो आबनाए हुरमुज से गुजरेंगे। अगर ईरानी जहाज नहीं जा सकते, तो चीन नहीं जा सकते, क्योंकि 90% चाइना को वो भेजते हैं, क्योंकि उनकी 14% जरूरियात को पूरा करता है। तो फिर दूसरी जानिब इनके भी तो नहीं जाएंगे ना सर। बात तो ये है कि अगर नुकसान देखो, होगा तो सऊदी सिर्फ अरब तो रेड ईरान को सी नहीं से होगा। सऊदी अरब रेड सी से कर लेगा, वो यूएई फुजेरा से कर लेगा। ऑल्टरनेट रूट्स तो बन रहे हैं। ईरान का ऑल्टरनेट रूट कोई नहीं है, उनके पास कैस्पियन सी तक लाइन ही नहीं है, तो वो तो ईरान का कोई ऑल्टरनेट रूट नहीं है। बाकी तो बना ही रहे हैं। हाँ देखिए, रूट्स तो बन जाते हैं, लेकिन एट व्हाट कॉस्ट बनते हैं। फुजेरा से करेंगे, जिससे भी करेंगे, बाबल मंदब को रोक देंगे। वो बाबल मंदब अब रुकने वाली है किसी भी लम्हे। अगर ये जंग नेक्स्ट फेज में दाखिल होती है, तो पहला फेज यही होगा, बाबल मंदब बंद हो जाएगा। फिर इसका मतलब है कि सऊदी अरब तो बहुत ज्यादा नुकसान उठाएगा। यही वजह है, आपको याद है कि जब अभी ईरानी वजीर खारजा की सऊदी वजीर खारजा से टेलीफोन पे बात भी हुई पाकिस्तान के अंदर, ये बड़ी अहम पेशरफ थी। और इसकी वजूहात हैं क्यों हो रही है, ये कौन सा एक नया सिस्टम बन रहा है। देखें, अरब दुनिया को बिल्कुल पसंद नहीं आया यूएई का ओपेक से बाहर निकलना और सऊदी अरब को बिलखसूस आंखें दिखाना। ये बात तो बिल्कुल ही मेरे ख्याल में काबिल कबूल नहीं है। बहरहाल मैं ये समझता हूं कि ये ऑल्टरनेट रूट्स वगैरह, आपको पता है कि मिसाइल तो पहुंच ही जाता है ना, तो ऑल्टरनेट रूट्स बंद होने में ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। फुजेरा का उड़ाना कोई कौन सा मुश्किल काम है। ईरान से हार्डली जो मिसाइल चलेगा, मेरा नहीं ख्याल कि वो उसको 7 to 6 मिनट से ज्यादा वो लेगा। तो 6-7 मिनट के अंदर तो वो उधेड़ के रख देंगे। तो ये जो कहने की बातें हैं, वो जो कह रहे हैं, दे मीन इट। और यही वजह है कि अब दोनों एक दूसरे को नर्व टेस्ट कर रहे हैं, आसाब की जंग के अंदर देख रहे हैं कि कौन इस सबसे पहले जो है वो चिकन आउट करेगा। दूसरे लफ्जों में यही बात है। वो कहते हैं अब्बास इराक्ची साहब को हटाने की बड़ी खबरें हैं। वो कहते हैं मसूद पजिश्कियान साहब अब्बास इराक्ची साहब से खुश नहीं है कि वो पासदारान इनकलाब की लाइन टो कर रहे हैं, पॉलिटिकल गवर्नमेंट की लाइन टो नहीं कर रहे। और ईरान में बड़ा खलफशार है, गवर्नमेंट आपस में लड़ रही है, पासदारान इनकलाब से लड़ रही है। तो ऐसे में कोई यूनाइटेड प्रपोजल कैसे सामने आ सकता है? यहाँ पासदारान इनकलाब का प्रपोजल होता है,
وہ پزشکیان کا نہیں ہوتا، جو پزشکیان کا ہوتا ہے وہ پاسداران انقلاب کا نہیں ہوتا۔ اب بھی مجھے لگتا ہے کہ جو پرپوزل آیا ہے وہ پاسداران انقلاب کا آیا ہے، پزشکیان کا نہیں آیا۔ دیکھیے سر، بات یہ ہے کہ ہم ہمیشہ ایران کی بات کرتے ہیں کہ ان کے اندر یہ خلفشار ہے، ان کے اندر اوپینین کا فرق ہے، ان کے لوگ تبدیل ہو رہے ہیں۔ ہم امریکہ کی کیوں نہیں بات کرتے، جہاں ان کا آرمی چیف نکالا جا چکا ہے جنگ کے اندر، لیکن ہم وہاں خلفشار نہیں کہہ رہے۔ ان کا جو نیوی منسٹر ہے اس کو نکال دیا گیا ہے، لیکن وہاں کوئی انتشار نہیں ہے۔ ان کا نیشنل سیکیورٹی ایڈوائزر اور جو ٹیررزم کے اوپر تھا جو کینٹ، وہ نکال دیا گیا ہے، لیکن وہاں کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ ان کی جو کیا اٹارنی جنرل ہے اس کو نکال دیا گیا، لیکن وہاں کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ امریکہ کے صدر جو ہیں وہ ایک ووٹ سے فرق آ رہا ہے، ورنہ ان کے اختیارات محدود ہو جائیں۔ ان کے روزانہ جو منسٹروں کو اٹھا کے جو پیٹ ہیگڈیٹ کا درگت بنا رہے ہیں وہ کانگریس والے، وہ آپ کے سامنے ہیں، لیکن وہاں کوئی پرابلم نہیں ہے۔ ان کا میڈیا ان کے لتے لے رہا ہے، لیکن وہاں پرابلم نہیں ہے۔ یہ سارے پرابلم ایران میں ہی ہے کہ مضبوط پوزیشن یہ کر رہے ہیں۔ یہ باتیں بہت پرانی ہو گئی ہیں سہروردی صاحب۔ یہ افغانستان میں بھی کہتے تھے ملا رسول کا گروپ بن گیا، طالبان میں آپس میں پھوٹ پڑ گئی، پھر رات کی تاریکی میں 2021 میں کون نکلا تھا وہاں سے؟ نامراد نکلا تھا۔ کیا ویتنام سے نہیں نکلے تھے؟ کیا باقی جگہ سے نہیں نکلے تھے؟ یہ یہاں کیا مراد اپنی پوری کرنے آئے ہیں؟ یہ کیا کریں گے کیا؟ دیکھیں، مقصد یہاں یہ ہے کہ آئی آر جی سی، اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے، میں آپ کی بات سے ایگری کرتا ہوں، آئی آر جی سی ڈومینیٹ کر رہی ہے، پر ڈومینیٹ کیوں نہ کرے؟ اس ٹائم پہ جنگ کون لڑ رہا ہے؟ کیا پولیٹیکل گورنمنٹ لڑ رہی ہے؟ تو نہیں، زمین کے اوپر جنہوں نے شہادتیں دی، دیکھیں اوور آل 6,000 شہادتیں ہو چکی ہیں ایران اور لبنان کی ملا کے۔ ایک بہت زیادہ معاشی بحران کھڑا ہو گیا، اور دنیا کے اندر جو انفلیشن ریٹ ہے وہ بڑھ گیا، لیکن آبنائے ہرمز تو انہوں نے بھی کھول کے نہیں دی۔ ابھی دیکھیں نا، امریکہ نے، ہم نے بدنیتی امریکہ کی سائڈ سے ہے، انہوں نے جب پاکستان کے آرمی چیف نے آبنائے ہرمز کھول دی اور پاکستانی قوم کی دید کی انہوں نے، پھر انہوں نے بند کیوں کی؟ اب جب اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ جی دیکھیں وہاں سپریم لیڈر جو ہے وہ مجتبیٰ خامنہئی، ساری یہ باتیں ہیں کہ جناب وہ تو شہید ہو گئے ہیں، وہ فلانا، ہو سکتا ہے ہو گئے ہو سکتا ہے وہ بہت زخمی ہو سکتا ہے، کیوں ماضی میں نہیں ہوئے لوگ، وہ یہ پہلے تھے انہوں نے۔ ہاں البتہ یہ دیکھیں کہ امریکہ کے صدر کے اوپر گولی چلتی ہے، اس کے بعد وہ بات تو دبائی دیتے ہیں، وہ بولتے ہی نہیں ہے، کیونکہ کھرا اسرائیل کی جانب نکل آیا تھا۔ تو اچھا، نہیں، اب صورتحال یہ ہے کہ آپ کو یو اے ای کا رول تو یہ لگتا ہے نا کہ وہ جنگ کرنا چاہتا ہے، اسرائیل کا رول لگتا ہے، وہ تو کہتے ہیں کہ ہمیں آبنائے حرمت اس طرح قبول نہیں ہے، ہمیں یہ جنگ بندی اس طرح قبول نہیں ہے۔ تو اگر خطے کے ملک امن نہیں چاہتے تو اکیلے امریکہ کے کہنے سے کیسے امن ہو جائے گا؟ ہاں یہ بات ہے، لیکن خطے کے ملک امن نہیں چاہتے، ان کے پاس ہے کیا؟ بات تو یہ ہے، ان کی دیکھیں، دے ہیو سولڈ دیئر سول ٹو دا ڈیول، انہوں نے شیطان کو اپنا جو روح ہے اس کو اس کے ساتھ گروی رکھ دی ہے۔ ابھی ان کی بات نہیں ہے، جس دن ان ممالک نے اپنے دفاع کو امریکہ کے ہاتھ میں تھما دیا تھا، اس کے بعد سے ان کا جو، جس کو کہتے ہیں نا کہ وہ جو کرنا ہے شیر نے کرنا ہے، اب میں نے تو صرف تماشا ہی دیکھنا ہے، بات تو یہ ہے۔ اس لیے ان کے کہنے سے یا نہ کہنے سے، ان کو تو یہ بھی اس ٹائم پہ پوزیشن ہے کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ جناب ریال کی جگہ ڈالر کے اندر اب آپ ہمارے ساتھ کاروبار کریں، کیونکہ ان کو پتا ہے کہ ان کی کرنسی کو بہت زیادہ نقصان پہنچ رہا ہے۔ وہ ہمارے بھائی ہیں، ہمارے دوست ہیں، ہمیں ان کے لیے احترام ہے، پر وہ صبح کے بھولے ہوئے ہیں، وہ شام کو گھر واپس آئیں گے، آپ دیکھنا۔ لیکن اب آپ یہ بھی تو دیکھیں نا کہ ٹیکنیکل بات یہ ہے کہ جو نیول بلاکڈ ہے اس پہ ایک فائر بھی ایرانی پاسداران انقلاب نہیں کر سکے، ایک جہاز بھی نہیں گزار سکے۔ لیکن اب جو امریکہ کا نیول بلاکڈ ہے وہ تو بہت کامیاب ہے، تو اس لیے مجھے نہیں لگتا کہ ابھی میں دیکھ رہا ہوں کہ امریکی صدر نے کہا ہے کہ میں پاکستان کی تو بہت عزت کرتا ہوں، فیلڈ مارشل کی بہت عزت کرتا ہوں، پاکستان کے ساتھ میرے بہترین تعلقات ہیں، لیکن ہمیں ایران سے پاکستان کے خلاف آوازیں نظر آتی ہیں، ہمیں ایران سے سنائی دیتا ہے کہ پاکستان تو امریکہ کا ایجنٹ ہے، حالانکہ ہم نے ان کے 6 روٹس بھی کھولے ہیں ٹریڈ کے، ہم ساتھ بھی کھڑے ہیں، میڈیشن بھی کرا رہے ہیں، لیکن ایران سے آوازیں تو ہمارے خلاف آ رہی ہیں۔ دیکھیں سر، بات یہ ہے کہ ایسا نہیں ہے، ایران کے خلاف انہوں نے یہ نہیں کہا، وہاں یہ بات ضرور آئی ہے
کہ ایران کہتا ہے کہ کہیں امریکہ پاکستان کو چکر نہ دے رہا ہو. یہ وہ بات کہی ہے انہوں نے, یہ میں ایگری کر رہا ہوں, لیکن پاکستان کے خلاف کوئی بات نہیں ہوئی. اگر ہوئی ہوتی تو آپ مجھے بتائیں یہ امینڈڈ ڈرافٹ پاکستان کو کیوں دیا جاتا, پھر تو نہیں کسی پر اور کو دیتے نا جناب. امینڈڈ ڈرافٹ بھی ٹرمپ نے مسترد کر دیا. انہوں نے کہا جو ان کی نئی تجاویز آئی ہیں وہ بھی مجھے قبول نہیں ہے. تو پھر ٹھیک ہے, پھر جنگ کرنا چاہتے ہیں ڈونلڈ ٹرمپ تو دیکھ لیں, کیونکہ چین جانا ہے. اگر وہ جنگ کے میدان میں ہوتے ہوئے چائنا جا سکتے ہیں تو ضرور جائیں. یہ شوق بھی پورا کر لیں, پہلے بھی تو انہوں نے شوق پورا کیا تھا نا, دوبارہ کر لیں. کیا کر لیں گے؟ نیوکلیئر بم مار دیں گے, مار دیں, بم مار دیں, پھر کیا ہوگا؟ کیا ہیروشیما اور ناگاساکی کی ترقی ختم ہو گئی, یا دنیا میں آج وہ ایک ممتاز کردار ادا کر رہے ہیں اور اپنا دنیا میں ایک نام ہے؟ تو یہ کہنے کی باتیں ہیں. اگر اس بار جنگ لیکن ہوئی اگر تو بڑی خطرناک ہو جائے. ٹرمپ نے ان کی نئی تجاویز بھی مسترد کر دی ہیں تو پھر گال ختم ہو گئی اب تو پھر دیکھ لیں نا, اب آپ کو پتہ چل جائے گا. اگر نئی تجاویز مسترد کرنی ہے تو پھر امریکہ اپنا گراؤنڈ آفینسو لانچ کر لے, امریکہ اپنا میزائل لانچ کر لے, امریکہ یہ بھی تسلی پوری کر لے, کیونکہ اس بار پھر ان کو چائنا اور رشیا کی جانب سے بہت سخت جواب ملنے والا ہے. اور وہ چاہے وہ ڈائریکٹلی ملے یا انڈائریکٹلی ملے گا ضرور, کیونکہ چین کو یہ پتا چل گیا کہ یہ تمام کا تمام جو کھیل آبنائے ہرمز کو بند کرنے کا امریکہ کا تھا, یہ اصل میں چین کی معیشت کو برباد اور رسوا کرنے کے علاوہ اور کچھ نہیں ہے, اور یہ ایک ریالٹی ہے. اب دوسری جانب جو آپ یہ دیکھیں کہ اگر ایران کے حوالے سے تو 40 دن میں امریکہ نے اور اسرائیل نے مل کر کیا حاصل کیا؟ دوبارہ جنگ ہوگی, بھیانک ہوگی, دیکھیں خطرناک ہوگی. چین نے تو بہت نا امید کیا ہے, وینزویلا پہ نا امید کیا ہے, ایران پہ نا امید کیا ہے. اگر آبنائے ہرمز سے ان کو اتنی تکلیف ہے کہ ان کے لیے ہے تو آ کے کھلا لیں, نیول بلاکٹ توڑنے کے لیے اپنے بھی کوئی جہاز لے آئیں, ساتھ کھڑے ہو جائیں. وہ ایران کے ساتھ کھڑے ہونے کو تیار ہیں نہیں. وہ کہتے ہیں ہم نے 100 سال تک نہیں لڑنا, آپ ہماری ایسی تیسی پھیرتے رہے, ہم نے لڑنا تو ہے نہیں. پھر ایسی طاقت کے ساتھ پہ آپ کیا کریں گے جس کا موٹو ہے میں نے لڑنا نہیں ہے؟ تو بغیر لڑائی کے تو ہاں, مسائل حل نہیں ہونے. اگر یہ نہیں لڑنا اور وہ اس طرح, کیونکہ ان کو بھی پتا ہے کہ امریکہ پوری کوشش کر رہا ہے ان کو انگیج کرنے کی وار کانفلکٹ کے اندر, وہ اس کے اوپر ابھی ان کے آ نہیں رہے. لیکن کب تک ایسا وہ کر پائیں گے یہ ہے سوال. لیکن اس سب کے اندر امپورٹنٹ یہ ہے کہ اگر انہوں نے اپنا مائنڈ سیٹ چینج کر لیا, پھر امریکہ کہاں کھڑا ہوگا؟ نمبر 1, کیونکہ اس ٹائم پہ تو یورپ بھی ان کے ساتھ نہیں کھڑا, اور بلکہ یورپ مخالفت میں کھڑا ہے, اسرائیل کی بھی مخالفت میں کھڑا ہے. تو پھر اس سے واضح نظر آ رہا ہے کہ ٹرمپ یہ تمام ایک بلف کر رہے ہیں, اور یہ جو بلف ہے یہ ان کا کال کر دے گا چائنا. اور اگر وہ ٹیکنالوجی کے ذریعے یا کسی اور چیز کے ذریعے, آپ کو پتا ہے میسائل تو موجود ہے نا, اینٹی شپ بھی میسائل موجود ہیں, اور وہ اگر ایران میں پہنچنے کے لیے ان کو زیادہ ٹائم نہیں لگے گا اگر وہ آلریڈی وہاں موجود نہ ہوئے. اور اگر جو 90 منٹ کی بات چیت ہوئی ہے صدر پیوٹن اور صدر ٹرمپ کے درمیان, تو پھر اس میں یوکرین کے حوالے سے وہ کیا ان کو آفر کریں گے؟ اور اگر وہ کچھ آفر کریں گے تو پھر مجھے یہ بتائیں کہ یورپ پھر اس کو کیسے ریئیکٹ کرے گا. یہ وہ چند چیزیں ہیں جس کے اندر یہ ایک کڑی دوسرے کڑی کے ساتھ ملی ہوئی ہے. اتنا آسان کام نہیں ہے کہ کہہ دینا کہ جناب وہ تو سب کچھ ہو جائے گا اور وہ بالکل برباد کر دے گا. امریکہ جو ہے, امریکہ نے 40 دن کوشش کر لی, امریکہ کو سوائے اپنے ناکامیوں کے اور کچھ نہیں ملا. ایک ٹارگٹ بھی وہ اچیو نہیں کر پائے. اور اگر وہ نیول ان کا معاملہ ہے, نیول بلاکٹ کا, تو یہ تو ابھی ایران یہ کوشش کر رہا ہے. نتیجہ یہ ہوگا کہ وہ نیول بلاکٹ کھلوانے کے لیے لڑیں گے. جب وہ لڑیں گے تو پھر پورا خطہ برباد ہو جائے گا, اور پھر یہ اتنی بڑی تباہی ہوگی جو امریکہ تو شاید برداشت کر لے, لیکن اتحادی نہیں برداشت کریں گے, خاص طور پہ جو عرب دنیا کے ملک ہیں. اور اس کا جو سب سے بڑا اثر ہوگا وہ ان کی معیشت پہ براہ راست امریکہ کی پڑے گا. اس لیے یہ کہہ دینا کہ جناب امریکہ جو ہے وہ اس نے نہیں مانا یا فلانا, امریکہ کمپلیٹ سرنڈر چاہتا ہے, وہ کمپلیٹ سرنڈر نہیں کریں گے. یہ بات میں آپ کو لکھ کے دینے کے لیے تیار ہوں. بہت شکریہ عبداللہ حمید گل صاحب ہمارے ساتھ بات کرنے کا. اٹ واز پلیئر ٹاک. تھینک یو سر. تھینک یو. تھینک یو سر.